हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वो है कैपेसिटेंस, वो पढ़ेंगे। अपनी सुविधा के लिए इसको हम लोग ने क्या किया है, पार्ट ए और पार्ट बी में ब्रेक कर लिया है। तो पार्ट ए हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस तक पढ़ेंगे और उसका न्यूमेरिकल्स जो है उसके ऊपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी जो है पार्ट ए पढ़ते हैं। पार्ट ए के लिए जो चैप्टर है वो है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। पहला बेसिक जो है इसका क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, कंडक्टर्स और एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है कि कंडक्टर क्या होता है, अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू इट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इंसुलेटर क्या होता है, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू इट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके एग्जाम्पल हमें पता ही है, ग्लास, वुड, ये सब क्या होता है इंसुलेटर के केस में आता है। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं, सिल्वर, कॉपर, ये सब कंडक्टर्स में आता है। बेसिक था। अब इसके बाद जो है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस, ये नाम से हमें पता चल रहा है क्या है इसमें, फ्री एंड बाउंड। बाउंड मतलब फ्री, मतलब क्या होता है, फ्रीली रहेगा, और बाउंड मतलब उसको क्या है, पकड़ के रखा गया है। तो इसके लिए हम लोग तीन चीज लेते हैं। पहला है मेटल्स। मेटल्स का केस में क्या होता है, मेटल्स हमें जानते ही है, मेटल्स का क्या होता है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये के शेल में दो, एल शेल में क्या होगा, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर के एल एम, ये के शेल था, ये एल शेल, और ये एम शेल में, सपोज एम शेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का पता ही है नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या है, पॉजिटिव आयंस। तो इसका जो अट्रैक्टिव पावर होगा इसमें क्या होगा, कम लगेगा। तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मेटल सरफेस से निकल सकता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मेटल सरफेस में क्या करता है, मूवमेंट करता है, क्योंकि इसका अट्रैक्टिव पावर पॉजिटिव न्यूक्लियस से कम है। तो मेटल सरफेस में यही सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मेटल सरफेस में रहता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कोई अगर एक्सटर्नल फील्ड देते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड देते हैं, तो ये क्या करता है, मूवमेंट करना शुरू करता है। ये मेटल के केस में था। इसी को हम लोग कहते हैं फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। इसके भीतर वाला जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो एल शेल में, ये क्या है, ये सब न्यूक्लियस के साथ क्या है, पॉजिटिव आयन के साथ बाउंड है। तो इसे कहते हैं बाउंड चार्जेस, क्योंकि इनको निकालना इतना आसान नहीं है। ये मेटल के केस में हुआ। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हमें पता है उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव आयंस रहता है, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज पॉजिटिव आयंस एंड एज वेल एज नेगेटिव आयंस। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके का फील्ड दिया गया है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड दिया जाता है तो पॉजिटिव आयंस पता ही है उल्टा साइड में जाएगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में होता है। और इंसुलेटर के बारे में, इंसुलेटर का केस कैसा होगा, इंसुलेटर्स में पता ही है, इंसुलेटर क्या है, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग क्या होता है, मैक्सिमम सभी चार्जेस क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहता है। तो इनको मूव करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इंसुलेटर क्या होता है, जनरली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट एनी चार्जेस थ्रू इट। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसमें हम लोग 5 पॉइंट पढ़ेंगे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज एक कंडक्टर है और उसको हम लोग ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। तो ये पॉजिटिव प्लेट हुआ और ये नेगेटिव प्लेट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये हमें पता है। अब इसके भीतर क्या है, इसमें हम लोग ने क्या प्लेस किया है, इसे हम लोग के भीतर में क्या रखा गया है, कंडक्टर रखा गया है। तब क्या होगा, अब क्या है, इसमें इंड्यूस चार्ज आना शुरू होगा, क्योंकि इसके भीतर में कंडक्टर्स में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो इस साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा,
जब तक कि इसके भीतर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फॉर्म पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही होता है फॉर्म पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस फील्ड को जो नाम दिया गया उसे कह रहे हैं इंड्यूस फील्ड, और बाहर से जो अप्लाई किया गया है उसे क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड। तो ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा, जब तक कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट ना हो जाए। इक्वल एंड ऑपोजिट होने पर क्या देखेंगे हम लोग, नेट फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस फील्ड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो यही बताया गया है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर कंडक्टर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इस सरफेस के साथ हमेशा नॉर्मल रहेगा। मतलब क्या होगा, 90 डिग्री रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 90 डिग्री बनाएगा। इस सरफेस के साथ बनाए तो वो भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। इधर भी कितना रहे, कहीं पर भी बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के साथ कैसे रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कंडक्टर के साथ 90 डिग्री रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा, जब चार्जेस का मूवमेंट खत्म हो जाता है, तब नेट फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सपोज इसका कोई कंपोनेंट इसके साथ बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से, तो इसका कोई टेंजेंट कंपोनेंट लेते हैं ई का, इस टाइप टेंजेंट की तरफ कितना रहेगा, ई कॉस थीटा। और ये ई कॉस थीटा क्या रहना पड़ेगा, कोई सरफेस चार्ज तो है नहीं, तो ये सरफेस, तो चार्ज का मूवमेंट तो हो रहा नहीं है, तो चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ई कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि कोई चार्ज का तो मूवमेंट हो रहा नहीं है इस सरफेस के ऊपर। तो अगर ये चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हमें पता है कि ई कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा जीरो है। तो कॉस थीटा कब जीरो होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में कॉस थीटा का जीरो रहता है। तो इसका मतलब यही है कि जो थीटा हम लोग ने कंसिडर किया था, सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा बना रहा था, तो ये थीटा का वैल्यू हमेशा कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता है तो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जिसके कारण ये चार्ज क्या करना शुरू करेगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा, जिसके कारण सरफेस करंट डेवलप होना, सरफेस करंट इसके ऊपर डेवलप होगा। तो हमें पता है सरफेस करंट तो नहीं होता है, तो ई कॉस थीटा जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस और थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के साथ कैसे रहना पड़ेगा, 90 डिग्री रहेगा। जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो क्या है, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस। हमेशा इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कंडक्टर कंसिडर करते हैं, कोई भी एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं, तो इसका इंटीरियर में क्या रहेगा, चार्ज हमेशा सरफेस में रिसाइड करेगा। नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, इसके कंडक्टर के भीतर में चार्ज कितना रहेगा, जीरो रहेगा। और कोई भी चार्ज अगर रहता है तो वो कहाँ पे रहेगा, उसके सरफेस में रहेगा। इसका मतलब यही है कि चार्ज रहेगा तो सरफेस में रहेगा, अंदर में कोई भी कंडक्टर के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इसका मतलब यही है। अभी क्यों है, ये एक कंडक्टर है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहता है, नॉर्मली आउटवर्ड्स। जो इसके आगे वाले सेकंड नंबर पॉइंट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली रहेगा, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में नॉर्मल बनाएगा, सरफेस के साथ नॉर्मल रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो अभी हम लोग को जो निकालना है कि चार्ज इसके अंदर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम लोग ने इस फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने देख लिया था कि कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है। फर्स्ट पॉइंट में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, इनसाइड द कंडक्टर इट विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो रहता है, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, जस्ट नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ये गॉसियन सरफेस है। गॉस थ्योरम में हम लोग ने गॉसियन सरफेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, तो गॉसियन सरफेस होने के कारण हमें गॉस थ्योरम से पता है कि गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, फ्लक्स जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डी एस इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का पता है गॉस थ्योरम के अनुसार। नहीं पता तो ये आगे वाले जो वीडियो है उसमें देख लेना कि गॉस थ्योरम के चैप्टर 3 जो है गॉस थ्योरम, उसके ऊपर ये डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, ये तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो होल थिंग इज जीरो, दैट विल बी व्हाट, क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये हम लोग बोल सकते हैं कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या रहता है, जीरो रहता है। तो चार्ज कहाँ पे रहेगा,
चार्ज हमेशा सरफेस में रहता है, कंडक्टर के सरफेस में चार्ज रहता है, कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता है। ये थर्ड पॉइंट का मतलब। फोर्थ नंबर पॉइंट है वो क्या है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल को कांस्टेंट बताया गया है। हमें पता है कि इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसके सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हम लोग को ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, E इक्वल टू माइनस dV बाय dr, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये आगे चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या है, बता दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, सरफेस इनसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर या इनसाइड में कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, जीरो रहता है। तो कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो वो चीज क्या हो जाता है, dv इज इक्वल टू जीरो, dv इज इक्वल टू जीरो, दैट इज v इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो कोई भी सरफेस रहे, किसी भी कंडक्टर का सरफेस रहता है तो वहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा, ऑन द सरफेस पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पोटेंशियल इज कांस्टेंट और इट विल बी इन surface will be in equipotential surface, equal potential surface. The surface of the conductor will act as a equipotential surface. इसका मतलब यही है। नंबर पॉइंट है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। हॉलो चार्ज कंडक्टर मतलब क्या है, अगर एक कंडक्टर ले रहे हैं ऐसा और एक कैविटी ले रहे हैं इनसाइड दिस हॉलो चार्ज कंडक्टर, भीतर क्या है, ये हॉलो है। तो इसमें अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी। इस कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा, अगर हम लोग एक कंसिडर करते हैं गॉसियन सरफेस, तो चार्ज कहाँ पे रहेगा, चार्ज तो हमेशा सरफेस पे रहता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। तो इनसाइड इट विल बी हाउ मच, चार्ज विल बी जीरो। तो गॉसियन सरफेस में तो कोई चार्ज इनक्लोज होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द हॉलो कैविटी में। तो कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, एज इट इज नॉट इंक्लोजिंग एनी चार्ज इनसाइड दिस हॉलो कैविटी। चार्ज ऑलवेज रिसाइडिंग एट द सरफेस, सरफेस में चार्ज रिसाइड करता है, तो इनसाइड तो चार्ज रहेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यही फिनोमिना हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिकल जो इसका यूज है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसी के ऊपर ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, शील्ड करना। शील्ड मतलब क्या है, प्रोटेक्शन। जो हम लोग वर्क के समय जो शील्ड यूज करते हैं, शील्ड यूज क्यों किया जाता है, शील्ड ऐसा होता है प्रोटेक्शन, कोई वार होता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कोई भी रीजन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम लोग जो जानते हैं क्या बोलते हैं, जब लाइटनिंग हो रहा है, कहीं पर भी लाइटनिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बोला जाता है कि कभी भी खाली मैदान या पेड़ के नीचे नहीं रहने के लिए, बल्कि कहाँ पे रहने के लिए बताया जाता है, कोई भी कार के अंदर में रहने के लिए या घर के अंदर रहने के लिए। क्यों, क्योंकि कार का बॉडी क्या होता है, मेटलिक बॉडी होता है, ये मेटलिक बॉडी है। तो मेटलिक बॉडी अगर कोई भी चार्ज डिस्चार्ज होता है तो क्या होगा, इसके सरफेस में ही रहेगा, अंदर में तो ये चार्ज नहीं जाएगा, अंदर में चार्ज कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो कोई भी इसके अंदर बैठा हुआ है उसको तो कोई जो लाइटनिंग का इफेक्ट है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये चार्ज से ये क्या कर रहा है कि भीतर जो गाड़ी में बैठा हुआ इंसान है उस प्रोटेक्ट हो रहा है। तो इसी को कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर चार्ज भी जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड क्या हो रहा है, जीरो। तो इट इज मेकिंग ए स्पेस फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर बैठा इंसान क्या हो जाएगा, बच जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हम लोग इसका पहला एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, कुछ डिवाइस, उसको भी क्या होता है, कोई भी डिवाइस या अप्लायंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचने के लिए, बाहरी एक्सटर्नल फील्ड से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, कोई भी मेटलिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको किसमें कवर कर लिया जाता है, मेटलिक कवर में के अंदर रखा जाता है ताकि वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इफेक्ट ना कर सके। तीसरा नंबर जो होता है वो होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल हम लोग जो घर में जो केबल लाइन आता है टीवी में जो जा रहा है उसे कोएक्सियल केबल लाइन होता है। उसके भीतर में क्या होता है, बाहर में जो शील्ड टाइप रहता है ये कोएक्सियल केबल रहता है, और भीतर में कंडक्टर रहता है, कंडक्टर रहता है भीतर में। तो यही मेन लाइन होता है, और ये जो होता है इसको क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर दिया जाता है। तो बाहर से कोई भी अगर चार्ज आए तो ये बाहर से ग्राउंड हो जाए और भीतर वाला जो मेन लाइन है वो अंदर से ही
हमें अच्छी तरह से कनेक्शन मिल जाए। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ऊपर 3 एग्जाम्पल। अभी जो आ रहे हैं हम लोग इसका चैप्टर का मेन पार्ट में आ रहे हैं, जो है क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसी में आ रहा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका मेन चीज जो होता है एबिलिटी टू होल्ड ए चार्ज। एबिलिटी टू होल्ड ए चार्ज का नाम ही होता है एबिलिटी एबिलिटी टू होल्ड ए चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कितना चार्ज वो एक कंडक्टर होल्ड कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। अब क्या होता है कि कोई भी चार्ज, किसी भी बॉडी में हम लोग चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या करते रहता है, ग्रो करते रहता है। जितना चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल भी क्या होता है, बढ़ते रहता है। ये हमें पता है। चार्ज, जितना चार्ज देंगे किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ते रहता है। अब क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। इसी कांस्टेंट को कहा जा रहा है, दिस सी कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई वी। क्यू बाई वी मीन्स व्हाट, चार्ज by potential. This is the formula of capacitance, that is charge by potential. तो capacitance is the word charge to increase its potential by unit amount. जितना चार्ज देंगे ताकि उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब क्या है इसमें, इसका यूनिट और यूनिट क्या होता है, डायमेंशन और यूनिट निकालेंगे। तो डायमेंशन और यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। माइकल फैराडे के ऊपर ये पड़ा है इसका यूनिट। ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है फैराड, FARAD। माइकल फैराडे के ऊपर पड़ा है, कैपिटल F, ये इसका यूनिट है। तो 1 फैराड कब कहेंगे, 1 फैराड जब रहेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू इंक्रीज इज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फैराड। 1 फैराड कब कहेंगे, जब 1 कूलम चार्ज देंगे ताकि उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए, उसी को हम लोग कहेंगे 1 फैराड। अब इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल जो यूनिट होता है, 1 फैराड जनरली यूज नहीं होता, ये बहुत बड़ा यूनिट है। तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, मिली फैराड। मिली पता ही है, मिली मतलब ये होता है 10⁻³ फैराड, या 1 माइक्रो फैराड, म्यू 10⁻⁻6 फैराड, या 1 पिको फैराड। ये मेनली माइक्रो फैराड जनरली यूज होता है 10⁻12 फैराड। तो ये सब होता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये यूनिट था प्रैक्टिकल यूनिट। अब इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, डायमेंशन क्या है, 1 फैराड। 1 फैराड कैसे निकालेंगे, 1 फैराड का डायमेंशन, कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई वी, और V समान क्या होता है, W बाई क्यू। W बाई क्यू होता है, तो Q V के जगह पे क्या लिख रहे हैं, W बाई क्यू। ये हम लोग ने पोटेंशियल चैप्टर में पढ़े थे कि V क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। तो इसका क्या आएगा, Q ऊपर चले जाएगा, Q स्क्वायर बाई W। Q स्क्वायर मतलब अभी क्या है, कैपेसिटेंस का अगर डायमेंशन निकालते हैं, Q का डायमेंशन क्या होता है, Q का डायमेंशन चार्ज इजकल टू करंट इजकल टू I इजकल टू Q बाई टी। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, Q समान AT हो जाएगा। इसके जगह पे क्या लिख रहे हैं, A फॉर एम्पियर, करंट का और टाइम का क्या है, T, AT स्क्वायर। और वर्क डन का पता ही है डायमेंशन क्या होता है, ML स्क्वायर T-2 एज ए होल। इट विल बी व्हाट, M ऊपर जाएगा, M-1 L टू दी पावर, ये भी ऊपर जाएगा, L टू दी पावर -2, T टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस T टू दी पावर -4 +4, ये 2 है, ये -2 जाएगा तो +4 हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। तो ये है इसका डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अभी हम लोग जो निकाल रहे हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर बोलने से एक स्फीयर ले रहे हैं, स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, R है। इसके ऊपर क्या है, सपोज द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर।
it is assumed that it is to be concentrated at the center. The charge is concentrated to the center. Then potential, what is the value of the potential? We know that potential formula is what? 1 by 4 pi epsilon naught q by r. And c क्या होता है? c is equal to qv. q is equal to cv होता है. q is equal to cv, or c will be equal to what? q by v. So in case of v, we are putting here what? 1 by 4 pi epsilon naught q by r. This q get cancel out. It will be what? 4 pi epsilon naught r. This is the capacitance of this isolated sphere. तो ये निकला कैपेसिटेंस किसके लिए? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. अब इससे जो क्वेश्चन तैयार होता है कि whether 1 farad capacitance of 1 farad is possible or not. ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फैराड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसका वैल्यू पुट करके देखते हैं. आर कितना होगा? आर कितना उसके लिए? सी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो सी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. ये फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और सी का वैल्यू कितना ले रहे हैं? 1 फैराड. तो ये पुट करने पर ये क्या है? ऐसा यूनिट में सब लोग है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर. तो मीटर करने पर कितना है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर. 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर, या 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर, विच इज कितना है? 15 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. इतना ज़्यादा है रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर. दैट इज 64 दिस थिंग. और इसका कितना मिला? इसका रेडियस कितना मिला? 9 इंटू 10 टू 6 किलोमीटर. इतना बड़ा रेडियस कभी हो ही नहीं सकता है. तो 1 फैराड कैपेसिटर को, इतना लार्ज कैपेसिटर को पकड़ने के लिए इतना बड़ा कंडक्टर हम लोग नहीं बना सकते. तो 1 माइक्रोफैराड 1 फैराड इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फॉर होल्डिंग दिस टाइप ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज ए रेडियस ऑफ दिस थिंग इज रिक्वायर्ड, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस अर्थ. अभी जो है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट. कैपेसिटर किस प्रिंसिपल में काम करता है, इसी के ऊपर पढ़ेंगे. सपोज एक मेटलिक कंडक्टर है. सपोज इस मेटलिक कंडक्टर को ए नाम दिया गया है, और इसको बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं. तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर क्या करेगा? एक्वर्ट करेगा. सपोज इधर 5, इधर से 5 एक्वर्ट किया. इसका होल्डिंग कैपेसिटी सपोज 10 है. 10 चार्ज एक्यूमुलेट करता है. और चार्ज देंगे इसके अंदर, तो ये क्या करेगा? ये तो और होल्ड नहीं कर पाएगा. तो ये बाकी चार्ज को क्या कर देगा? बाहर में लीक आउट कर देगा. बाहर में चार्ज चले जाएंगे. पॉजिटिव चार्ज जितना भी देंगे, क्योंकि इसका होल्डिंग कैपेसिटी है क्या? 10 चार्ज को एक्यूमुलेट करना. तो एक प्लेट था, तो हम लोग देख रहे हैं जितना भी एक्सेस चार्ज दे रहे हैं वो बाहर में लीक आउट हो जा रहा है. तो क्या किया गया है? सेकेंड में क्या किया गया है? सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्लेट को रख रहे हैं. एक प्लेट में रखने पर हम लोग क्या जानते हैं? मेटल क्या होता है? मेटल इज न्यूट्रल. अब न्यूट्रल होने के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. तो इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा. इधर प्लस चार्ज है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस. इधर माइनस आ जाता है, और ये क्या करेगा? रिपल्शन के कारण इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब पॉजिटिव चार्ज क्या है? ये है दूर में, और नेगेटिव चार्ज पास में है. तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को क्या कर देगा? कम कर देगा. इसके पोटेंशियल को कम करने के कारण अब क्या होगा? ये चार्ज को और भी क्या कर सकते हैं? अभी होल्ड कर सकता है. तो इसका होल्डिंग कैपेसिटी अभी क्या हो जा रहा है? और थोड़ा सा बढ़ जा रहा है. तो इसका होल्डिंग कैपेसिटी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाना मतलब उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है. अब क्या करेंगे? इसके सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस था, अब सेकंड केस में सेम वही प्लेट ही है. इस प्लेट को क्या कर रहे हैं? ए प्लेट था और बी प्लेट था. बी प्लेट को क्या कर रहे हैं? ग्राउंडेड कर दे रहे हैं. ग्राउंड करने पर क्या होगा? यहाँ से सब नेगेटिव चार्ज जाएंगे, अर्थ से सब नेगेटिव चार्ज जाके इस सब पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देगा. न्यूट्रलाइज कर देने के बाद क्या था? इसका होल्डिंग कैपेसिटी अब क्या होगा? और भी बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आगे जो पॉजिटिव चार्ज इसको रोक रहा था, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा. तो इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इस कंडक्टर का क्या हो जाएगा? और भी बढ़ जाएगा. तो इसी से हम लोग देख रहे हैं, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स in which if one side of the plate is earthen, then its charge holding capacity is increased. हम लोग देख रहे हैं इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. कैपेसिटर का काम ही क्या था कि ये चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है?
होल्डिंग ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। तो एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज मतलब क्या है, इसका एबिलिटी बढ़ जा रहा है। अब सिंबल क्या है, सिंबल सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर के ये है कैपेसिटर का सिंबल, दो प्लेट, यही दो प्लेट दिखा रहा है कैपेसिटर का सिंबल। दिस इज फिक्स कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर। और वेरिएबल कैपेसिटर क्या होगा, सेम कैपेसिटर रहेगा लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, एक एरो आ जाएगा। इसको किसके लिए दिया जाता है, वेरिएबल कैपेसिटर। जो कैपेसिटर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, उसी को हम लोग कह रहे हैं वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द फिक्स्ड कैपेसिटर। अभी जो पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर क्या है, दो प्लेट है, सपोज दिस इज प्लेट ए और प्लेट बी, जो अभी हम लोग ने कैपेसिटर के केस में देखा था। ये प्लेट ए है और प्लेट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज डी है, और एरिया ऑफ द प्लेट्स क्या है, ए। इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस सिग्मा। हमें पता ही है प्लेट में अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इस प्लेट में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसलिए हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा, ये कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग ने ऑलरेडी गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में ये पढ़ चुके हैं, वो वाला देख लेना। वो टॉपिक देखने के बाद पता चल जाएगा कि प्लेट्स के भीतर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप्ड होता है, इस साइड जीरो रहेगा, इस साइड जीरो रहेगा, और इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है वो क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density, where sigma is the surface charge density, surface charge density, and it is equal to what, q by a, q by a होते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d is the distance between the two plates, distance between the two plates। a क्या है, a is the area of the plates, एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो पहला इक्वेशन क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या है, फॉर ए यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डी। पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे, E इंटू डी, डी आर डिस्टेंस था, तो इधर डिस्टेंस कितना है, दोनों प्लेट का डिस्टेंस D है, तो इधर से हम लोग क्या लिख रहे हैं, V इज इक्वल टू ई डी। ई के जगह पे क्या पुट करेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट डी फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें ये क्या मिल रहा है, v का वैल्यू मिल गया। अगर v मिल जाता है तो c निकाल पाएंगे। c का फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू q बाई वी। तो q बाई वी, q मतलब क्या है, सिग्मा ए। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, q इंटू q इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो इधर आ गया। और v के जगह पे क्या लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू सिग्मा इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये सिग्मा सिग्मा कट गया, क्या मिला, इप्सिलॉन नॉट a बाई डी। This is the capacitance of a parallel plate capacitance, very important formula। ये बाद में भी लगेगा, जबकि इस प्लेट के भीतर में जब डायलेक्ट्रिक पुट करेंगे तब ये फॉर्मूला फिर से आएगा, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट a बाई डी। इससे क्या पता चल रहा है, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, C इज प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन नॉट, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी के ऊपर ये नॉट जो दिखाया जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, of free space or vacuum, sometimes here also। फिर किसके साथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब प्लेट का एरिया जितना बढ़ेगा कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ेगा, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही बढ़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मतलब प्लेट का डिस्टेंस जितना कमेगा कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ेगा। यही था इसका फैक्टर्स, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ। जितना डिस्टेंस कमेगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही बढ़ेगा उसका। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब ग्रुप कर सकते हैं कैपेसिटर को। दो तरीके का ग्रुपिंग होता है, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पहले जो पढ़ते हैं वो है सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन मतलब कैपेसिटर को कैसे कनेक्टेड किया गया है, सीरीज में कनेक्टेड किया गया है। तो सपोज तीन कैपेसिटर ले रहे हैं, 1, 2 और ये 3। तीन कैपेसिटर है, इनका वोल्टेज V है। तब क्या होगा, इसमें से वोल्टेज जाने की इस प्लेट में क्या डेवलप होगा, प्लस। इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस। इसमें क्या आएगा, प्लस, प्लस। इसमें माइनस, प्लस, माइनस। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सपोज इसका कैपेसिटर को C1 दे रहे हैं, इसको C2 दे रहे हैं, C3 दे रहे हैं। तो चार्ज क्या होता है, सीरीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्या होता है, पोटेंशियल ब्रेक कर जाता है सीरीज कनेक्शन में। तो सपोज इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हुआ, V1, इसके अक्रॉस कितना हुआ, V2। सीरीज कनेक्शन है, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो इधर V1, V2, V3 तीन पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। तो पहले वाली केस में कितना आ रहा है, चार्ज कितना होगा, Q इजकल टू C1 कितना होगा, C1 इजकल टू, चार्ज सेम रहेगा। तो Q V1 इजकल टू, V1 क्या रहेगा, C1 क्यू इजकल टू Q बाई C1, क्योंकि पता ही है Q क्या होता है, CV होता है, Q इजकल टू CV होता है। तो इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, V1 इजकल टू Q/C1 पहले वाले के लिए। V2 समान कितना लिखेंगे, Q/C2। थर्ड वाले के लिए कितना लिखेंगे, V3 इजकल टू Q/C3। तो ये नेट पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल इजकल टू V1। यही पोटेंशियल क्या था, ड्रॉप कर रहा था V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, Q/C1, Q/C2 प्लस Q/C3। अब क्या है, ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग क्या है, ये तीन कैपेसिटर जो है, तीन कैपेसिटर नहीं एक साथ तीन कैपेसिटर नहीं करके एक सिंगल कैपेसिटर को इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सिंगल कैपेसिटर को रिप्लेस कर रहे हैं, जो इन तीनों का जो इफेक्ट करेगा, नेट इफेक्ट एक सिंगल कैपेसिटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये पोटेंशियल सेम पोटेंशियल दे रहे हैं, और इस कैपेसिटर को सपोज क्या नाम दे रहे हैं, CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3। और इस किस कनेक्शन में था, सीरीज में था, इसलिए नीचे में क्या दे रहे हैं, सीरीज कनेक्शन दे रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल होगा, V के जगह पे क्या लिखेंगे, सेम चार्ज, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, Q/CS। तो इस V के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जिस V के जगह पे अभी क्या लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट इन तीनों की जगह पे इस सिंगल कैपेसिटेंस CS। तो इसके जगह पे V के जगह पे क्या लिख रहे हैं, Q/CS। तो ये Q क्या हो जाएगा, Q कॉमन निकाल देंगे। तो पहले वाले टर्म से क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1/C3। जैसे Q/CS, ये Q कट गया, तो 1/CS इजकल टू वट, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये था तीन कैपेसिटर के लिए। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर रहता है तब क्या होगा, सेम टर्म ही रहेगा। जस्ट इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस अप टू Cn। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर रहता है, और ये S जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये किस कम्बिनेशन में है, सीरीज कम्बिनेशन में, उसी के कारण CS दिया गया है। तो ये सीरीज केस में था, सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये था सीरीज कम्बिनेशन का। यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये जस्ट रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था, एडिशन होता है, ये हम लोग क्लास आगे के क्लास में पढ़ चुके हैं। सीरीज में जस्ट इसका ऑपोजिट, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का जस्ट क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ये सीरीज का केस था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल केस कर रहे हैं। ये पहला केस था ग्रुपिंग, ग्रुपिंग इन सीरीज कंडीशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्रुपिंग इन विच कंडीशन।
सेकंड जो केस है वो क्या है, पैरेलल केस है। पैरेलल केस में क्या होगा, ये कैपेसिटर का प्लेट एक, इसमें क्या है, एक और एक प्लेट, ये और एक प्लेट, तीन कैपेसिटर है। सपोज ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। बाहर से पोटेंशियल क्या दिया जा रहा है, V। सीरीज और पैरेलल में अंतर होता है कि पोटेंशियल क्या होता है, पैरेलल में हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम रहेगा, इसके भी अक्रॉस सेम रहेगा, इसके भी अक्रॉस सेम रहेगा। ये सीरीज और पैरेलल में अंतर रहता है कि पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप करता है। और चार्ज क्या रहता है, सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में क्या रहता है, चार्ज ब्रेक कर जाएगा। इधर सपोज Q चार्ज था, वो भी चार्ज इधर से कितना जाएगा, Q1, इधर से जाएगा Q2, इधर से कितना जाएगा, Q3। नेट चार्ज इधर से Q जा रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, Q1 Q2 Q3। तो सीरीज और पैरेलल में याद रखने का तरीका है, सीरीज में क्या रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल पोटेंशियल क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। पोटेंशियल विल ब्रेक बट चार्ज विल रिमेन सेम। इन पैरेलल कंडीशन, जस्ट उल्टा, ये इसका उल्टा होगा। पैरेलल कंडीशन में क्या रहेगा, चार्ज ब्रेक कर जाएगा, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज ब्रेक कर जाएगा। ये इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, चार्ज Q1 Q2 Q3 में ब्रेक कर जा रहा है। तो नेट चार्ज क्या था, तो नेट चार्ज हम लोग क्या देख रहे हैं, क्यू चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की जगह पे कितना लिखेंगे, Q1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं Q क्या होता है, Q इजकल टू CV, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, CV1, C1V। Q2 की जगह पे लिखेंगे C2V प्लस C3V, क्योंकि पोटेंशियल सेम है और तीन अलग कैपेसिटेंस के लिए C1 C2 C3। अब क्या है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब क्या है, ये तीनों का इफेक्ट एक सिंगल कैपेसिटेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस करेंगे तो इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, सिंगल कैपेसिटेंस से इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तीन पैरेलल में था, उसके जगह पे एक सिंगल से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं सीपी नाम दे रहे हैं, पी फॉर पैरेलल। आगे वाला जो है इसका वो सीरीज के लिए दिखाया जा रहा था, ये पैरेलल कंडीशन के लिए। तो सीपी कितना होगा, इधर का वैल्यू कितना होगा, क्यू चार्ज कितना जा रहा था, क्यू इज कल टू सीपीवी। तो इधर से हम लोग क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यूपीवी। तो इस क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, सीपीवी इज कल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसमें से क्या करेंगे, V कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, V अगर कॉमन निकाल लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, और इधर से क्या रहेगा, ब्रैकेट में V कैंसिल हो जाएगा, तो CP समान क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही था पैरेलल कैपेसिटेंस में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जितना भी कैपेसिटेंस हो उन लोग को सम करने पर हमें नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर ये n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस रहता है तो इसको डॉट डॉट अप टू हम लोग कहाँ ले जाएंगे, Cn, जहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस सब ऐड होने पर हमें नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ये था इसका थ्योरी के ऊपर। अभी इसके ऊपर जो मेन टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स ही इस टॉपिक से ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। कैपेसिटेंस चैप्टर के ऊपर बेस किया हुआ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पैरा न्यूमेरिकल्स क्या है, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच कैरिंग ए चार्ज ऑफ 1 नैनोकूलम आर एट ए पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट। वोल्टेज दिया गया है 900 वोल्ट दिया गया है वोल्टेज। All these drops combined together form a single last drop. Calculate the potential of this last drop. मतलब क्या है कि ऐसे 8 ड्रॉप दिया गया है। सपोज इनका रेडियस क्या है, स्मॉल r इसका रेडियस है। ये अभी क्या हो रहा है, कंबाइंड होकर एक बड़ा सा ड्रॉप बन रहा है जिसका रेडियस क्या है, सपोज r ले रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल ऑलरेडी दिया है 900 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा ये हमें अभी निकालना है। तो किसी भी स्फीयर के लिए हमें पता है, स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। सपोज दिस इज KR। अब चार्ज ऑफ द स्मॉल ड्रॉप क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV होने के कारण क्या लिखेंगे, C के जगह पे KR और V का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। स्मॉल ड्रॉप का वोल्टेज कितना है 900, इधर से हम लोग कितना कर रहे हैं 900। अब क्या है, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम
वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इजकल टू कितना होगा 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि 8 स्मॉल ड्रॉप ही बन के क्या हो रहा है, एक बिग ड्रॉप तैयार हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप को क्या ले रहे हैं, 4/3 स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 8 इंटू 4/3 कितना था इसका, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना ले रहे थे स्मॉल आर क्यूब, तो इसमें से क्या होगा 4/3 दिस गेट कैंसल आउट, सो इट विल बी व्हाट आर विल बी इक्वल टू 8/3 आर 3 इधर आ जाएगा, तो 3 मतलब क्या होगा ये 2 क्यूब मतलब कितना था 8 होता है, तो 1/3 कट जाएगा 2r, तो कैपिटल आर इजकल टू 2r। ये था रेडियस का और कैपिटल आर स्मॉल आर का रेडियस का रिलेशन। अभी हम लोग जानते हैं चार्ज के लिए क्या होगा, नया चार्ज इसमें कितना होगा क्यू डैश, इस चार्ज को कितना लिखेंगे क्यू डैश इजकल टू व्हाट, क्यू डैश इजकल टू सी वी डैश, तो सी वी डैश यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लास्ट ड्रॉप, इसके लिए सी वी डैश, तो इसके लिए क्या होगा इसमें से क्यू डैश के समान सी डैश भी निकालना पड़ेगा, सी डैश वी डैश क्योंकि इसके लिए नया कैपेसिटर होगा, तो इसके लिए वी डैश के समान कितना होगा क्यू डैश बाई सी डैश, तो सी डैश के लिए क्या कितना लिखेंगे क्यू डैश कितना होगा, क्योंकि अभी क्यू कितना है 8 ड्रॉप के लिए, 8 ड्रॉप के लिए होने के कारण क्यू डैश विल बी इक्वल टू 8 इंटू 8 into this equation, from equation 1 we can write here what 8 into kr into 900, that is 897200 kr, from equation 1, we are getting this thing 7200, and what is c dash, c dash का फॉर्मूला क्या है, c dash is equal to c dash will be equal to what, c dash का मेन फॉर्मूला क्या होता है k r, इधर हम लोग कैपिटल आर ले रहे हैं, के रह रहा है वैसे ही, आर की जगह पे कितना लिख रहे हैं 2r, क्योंकि हमें पता है कि आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू जैसे हमें कितना मिला, आर का वैल्यू इज इक्वल टू 2r, तो सी डैश का वैल्यू ये मिला, तो क्यू डैश की जगह पे कितना लिख रहे हैं 7200 के आर बाई सी डैश की जगह पे कितना लिख रहे हैं के 2 के आर, ऐसे लिख रहे हैं के आर कट गया, इसमें से कितना मिलेगा 360 वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो 3600 वोल्ट इसका आंसर होगा। अभी हम लोग जो करेंगे वो है न्यूमेरिकल नंबर 2 है, क्या है, ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट, the charge stored in it is 360 microcoulomb, when potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb, calculate the potential V and the unknown capacitance C, what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 volt। दो पार्ट क्वेश्चन है, पहला पार्ट करते हैं, पहला पार्ट में क्या दिया गया है, तो क्या बताया गया है कि कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इन इज 360 माइक्रोकूलम, तो कितना वोल्टेज दिया गया है V वोल्ट, तब उसमें चार्ज कितना स्टोर किया था 360 माइक्रोकूलम, ये था। अब क्या बताया गया है, when the potential at the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb, तो नया चार्ज क्या होगा, अगर वोल्टेज को 120 वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है कितने अमाउंट से 120 अमाउंट से, तब कितना 120 रिड्यूस बाय 120 वोल्ट, तो चार्ज बिकम्स 120 माइक्रोकूलम, तो चार्ज कितना हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम, ये क्वेश्चन बताया गया है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, तो इन दोनों को अभी हम लोग क्या निकालेंगे, पहला बताया गया है द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V निकालो और अननोन कैपेसिटेंस C भी निकालो, इस दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 360 बाई 120, इक्वेशन 1 2 को इसको 1 और इसको 2 दे रहे हैं, तो 1 इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 डिवाइड बाई 2 वी गेट व्हाट इक्वेशन 360 बाई 120, तो क्या होगा इधर से CV बाई C V माइनस 120, 12 3 is 36, C get cancel out, CV minus C 360 is equal to V, तो ये V इधर जाएगा तो कितना होगा V, ये इधर जाएगा तो माइनस V is equal to प्लस 360, 2V is equal to 360, तो V समान कितना मिला 360 by 2,
टू वन टू 280 180 वोल्ट। तो पोटेंशियल मिल गया, पहला पोटेंशियल निकालना था और कैपेसिटेंस सी निकालना था। कैपेसिटेंस सी निकालेंगे कैसे, तो कोई भी इक्वेशन वन में पुट करते हैं ये वोल्टेज को, पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग दिस इन इक्वेशन वन, देन वी गेट व्हाट, Q इज इक्वल टू सी, Q के समान कितना है 360 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू V के जगह पे C इंटू 180। तो C समान कितना होगा 360 बाई 180 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम था तो ये 10⁻�6। तो अभी जो लिखेंगे माइक्रो के कारण माइक्रोफेराड करते हैं, क्योंकि ये 18 1 जा 2, तो ये कितना मिलेगा 2 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस मिल गया 2 माइक्रोफेराड। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied has increased by 120 volt। तो चार्ज कितना एक्वेट करेगा अगर उसका वोल्टेज 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है, तब कितना चार्ज एक्वेट करेगा, कितना चार्ज एक्वेट करेगा। कूलम पता ही है कितना है 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड 10⁻�6 V इंक्रीज बाई 120 वोल्ट। वोल्टेज को कितना बढ़ा दिया गया 120 वोल्ट, वोल्टेज जैसे कितना मिला था 180, वोल्टेज को भी कितना बढ़ा दिया जा रहा है 120। तो इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻�6 180, तो 300 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻�6 कूलम, और 600 इंटू 10 टू द पावर इन डेट इज माइक्रो कूलम। ये इसका आंसर होगा। 3 नंबर जो न्यूमेरिकल्स है क्या है, टू कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर दिया है, सीरीज में कनेक्टेड है विद द बैटरी। द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफेराड इज 2 वोल्ट, कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज क्या है, पहले सीरीज में दिया गया है, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहता है। तो सपोज इसके अक्रॉस चार्ज Q1 ले रहे हैं और इसके अक्रॉस चार्ज कितना ले रहे हैं Q2, तो चार्ज हमेशा सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। और चार्ज हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या चार्ज हमेशा CV होता है, क्योंकि Q सिंस Q इज इक्वल टू CV। तो पहले वाले के लिए ले रहे हैं C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। पहले वाले के कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफराड, मतलब 10⁻�6। V1 कितना है होगा V1 वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफेराड इज 2 वोल्ट, तो इसका 2 वोल्ट दे रहे हैं। C2 कितना है C2 12 इंटू 10⁻�6, V2 कितना है ये हमें निकालना है। ये 6 कट गया, 6 1 जा 6 2 जा, तो 6 1 जा 6 2 जा, और इधर वोल्टेज कितना है 2, तो 2, तो V2 का वैल्यू कितना मिला, V2 का वैल्यू 1 वोल्ट मिला। 6 2 12, तो 1 वोल्ट मिल गया। ये था। अभी क्या निकालना है, टोटल बैटरी वोल्टेज। टोटल बैटरी वोल्टेज पहला तो ऑलरेडी बता दिया है कि इसका वोल्टेज कितना है 2, और अभी V2 का वैल्यू कितना निकला 1 वोल्ट, तो इसका नेट वोल्टेज कितना होगा 2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, दैट इज V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। V1 का कितना था 6 माइक्रोफेराड के लिए 2 वोल्ट था, और V2 का कितना मिला 2 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू नेट बैटरी वोल्टेज विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। उसमें दिखाया गया है फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर। चार्ज निकालना पड़ेगा 3 कैपेसिटर में, तीनों कैपेसिटर में कितना चार्ज है ये हमें निकालना है। पहले देखना है ये किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या है, किस कनेक्शन में होगा, ये दोनों कनेक्शन किस में रहेगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में हमेशा कैपेसिटेंस क्या होता है, C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C2 प्लस C3, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट का है, एंड टू एंड दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इधर से कितना होगा 5 प्लस 5 माइक्रोफेराड दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। ये मिला C2 3 का कॉम्बिनेशन। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, ये बैटरी है, ये पहला कैपेसिटेंस C1, उसके बाद जो मिला C2 3, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 और 3 का इसको ऐसे बना सकते हैं। मतलब C1 और C2 3 किस कॉम्बिनेशन में है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सपोज
इसको हम लोग नाम दे रहे हैं 1/c। 1/c इजकल टू क्या होगा, 1/c1 प्लस 1/c23। तो 1/c1 का वैल्यू कितना मिला, 10 माइक्रोफेराड। 23 का वैल्यू कितना मिला, 10 माइक्रोफेराड। तो कितना होगा, 2/10। दोनों को प्लस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2। तो सी का वैल्यू क्या होगा, इसका ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 2 माइक्रोफेराड। तो सी का वैल्यू भी कितना मिला, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला, 5 माइक्रोफेराड। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बताया गया है, चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर। तो चार्ज का वैल्यू क्या होता है, Q इजकल टू सी वी, मेन फॉर्मूला। तो सी कितना निकला, 5। 5 इंटू 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना है, 6। तो 6 5 कितना होता है, 6/30 इंटू 10⁻⁶, 6 कुलम। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 30 माइक्रोकुलम। ये हमें चार्ज मिला। तो चार्ज क्या होता है, सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। सीरीज में ये दोनों, इसमें भी क्यू चार्ज, इसमें भी क्यू चार्ज रहेगा। तो इसमें भी C1 में कितना चार्ज मिल रहा है, Q। तो C1 में कितना, ये C1 में चार्ज कितना मिलेगा, 30 माइक्रोकुलम, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन हमें निकालना है 2 और 3 में। 2 और 3 में भी क्या होगा, इसमें Q चार्ज ही आएगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहता है। तो इस 2 3 कॉम्बिनेशन में इधर कितना चार्ज मिल रहा है, 30 माइक्रोकुलम चार्ज मिल रहा है। लेकिन दोनों कैपेसिटेंस में भी कितना चार्ज होगा, दोनों कैपेसिटेंस सेम है। तो सेम होने के कारण कैपेसिटेंस में क्या होता है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर भी Q/2 मिलेगा, इधर भी क्या मिलेगा, Q/2 मिलेगा। तो Q/2 मिलने के कारण हमें, ये सेम होने के कारण ही ये हो रहा है, C2 इजकल टू C3 इजकल टू हाउ मच, 30/2 माइक्रोकुलम, डेट इज इक्वल टू 15 माइक्रोकुलम। तो C2 और 3 में ये 15 माइक्रोकुलम चार्ज मिलेगा। नंबर 5 क्या दिया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। C1 का वैल्यू कितना दिया, 3 पिकोफैरड, और C2 का वैल्यू कितना दिया, 2 पिकोफैरड। तो ऐसा डायग्राम दिया गया है, अब इसमें से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट, इसी डायग्राम को हम लोग अभी चेंज करेंगे। चेंज करेंगे कैसे, ये आर्म को इधर मूवमेंट कर देते हैं, ये आर्म को मूवमेंट कर देते हैं, जस्ट ऐसा कर देते हैं ये वाला, तब इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये B है, ये C1, और इसको भी कैसा मूवमेंट करें, इधर इधर C1A। तो ये देखने में कैसा डायग्राम हो जाएगा, इसका डायग्राम देखने में हो जाएगा A, तो ये कितना है, C1 C1, ये दोनों C1 है, C1 C1। ये कितना है, C2 C1 C2 C1 C2 C1। ये डायग्राम, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम। अब ये देखने में इजी लग रहा है ज़्यादा। अब क्या करेंगे, इसमें देखने से हम लोग को क्या पता चल रहा है, C1 C2 C3 C3 C1, दे आर ऑल इन, इसको हम लोग नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 2 3 4 दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर वन। तो वन आफ्टर वन मतलब ये किस कनेक्शन में रहेगा, सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, 1 बाई ये ऐसे करेंगे। तो इसमें से हम लोग कितना निकालें, C1 का वैल्यू कितना दिया है, 3 पिकोफैराड, 1/3। C2 का वैल्यू कितना दिया है, 2, 1/3। इसका आएगा कितना, 3 2 6, 2 प्लस 3 प्लस 2, डेट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 प्लस 3 7/6, 7/6, 1/C234। लेकिन इसका उल्टा करना पड़ेगा, 2 3 4 का उल्टा करने पर आया 6/7 माइक्रोफैराड। 6/7 माइक्रोफैराड इन तीनों का मिला। अभी ये कॉम्बिनेशन क्या, इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज सेम है, तो ये दोनों अभी किस में आ जाएगा, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसमें हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, ये 5 नंबर दिए, तो इसके लिए C2 3 4 5 में क्या होगा, इसमें 6/7 प्लस C2 का वैल्यू कितना है, C2 का वैल्यू 2 है, तो 2 2 इसमें से कितना आएगा, 7, 6 प्लस 7 2 14। तो इसमें से कितना आ रहा है, 20/7 माइक्रोफैराड। तो 20/माइक्रोफैराड, ये कॉम्बिनेशन, ये टोटल का मिल गया है। अब ये टोटल और ये तीनों किस में कनेक्शन में, सीरीज में है। तो सीरीज में होने के कारण इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, C इक्विवेलेंट अभी निकाल रहे हैं। नेट जो कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट, और ये तीनों ही किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो दिस 1/C1 बाई 1/C2 3 4 5, ये जो नाम दिए, और लास्ट वाला कितना है, 1/C1।
ये नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 1/C1 का वैल्यू कितना है, 1/C1 का वैल्यू C1 कितना दिया है 1/3 प्लस 234, इसका वैल्यू कितना मिला 7/20। तो इसको नीचे क्या लिख रहे हैं, ऊपर चले जाएगा 7, नीचे क्या आ जाएगा 20/7 प्लस इधर कितना आ रहा है C1 का वैल्यू कितना दिया गया है 1/3। तो इसका एलसीएम करने पर 3 2 60, 60 इधर से कितना मिलेगा 3 जा 60 प्लस 23 7 3 21 प्लस दिस इज व्हाट 320। तो इट विल बी हाउ मच 61/60 1/C का। लेकिन हमें इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने पर कितना मिलेगा C का वैल्यू मिल जाएगा C इज इक्वल टू 60/61 माइक्रो फैराड। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन दिया है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा पता है, इसमें से क्या है ये और ये तीनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में होने के कारण इसका कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन तीनों का पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये तीनों किस में सीरीज में, तो सीरीज में होने के कारण सपोज इसको नाम दे रहे हैं C1, तो इसको कितना होगा 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो कितना आएगा 3/60, 3 1 320 डेट इज 20। C1 का वैल्यू कितना होगा 20 माइक्रोफैराड। तो इस तीनों का कॉम्बिनेशन में कितना आया 20 माइक्रोफैराड। तो इसको हम लोग हटा के क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे जस्ट पुट कर सकते हैं 20 माइक्रोफैराड। तो इसके जगह पे हम लोग कितना लिख रहे हैं 20 माइक्रोफैराड। तो इसके जगह पे हम लोग ने क्या लिखा 20 माइक्रोफैराड। ये दोनों अभी किस में कन्वर्ट हो गया 20 माइक्रोफैराड। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट सेम पॉइंट है, मतलब ये दोनों, ये इसको हम लोग इधर ले जा सकते हैं। तो ये तीनों अभी किस कॉम्बिनेशन में है, ये वाला और ये वाला, दे आर कनेक्टेड इन व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सपोज इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा C2 दे रहे हैं, तो 10 + 10 + 20 ऐड हो जाता है, तो इसमें 10 20 40 माइक्रोफैराड। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन मिला वो कितना आया 40 माइक्रोफैराड आया। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 40 माइक्रोफैराड। तो इसके जगह पे हम लोग कितना लिख रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं जस्ट 40 माइक्रोफैराड, और इस पॉइंट में क्या आ जाएगा बी पॉइंट। तो 40 माइक्रोफैराड अभी हम देख रहे हैं दोनों माइक्रो किस में है, सीरीज में कनेक्शन है। तो ए और बी के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या, सपोज 1/C, तो 1/40 प्लस 1/40 डेट इज 2/40, 2/40 मतलब 220। तो सी का वैल्यू कितना होगा 20 माइक्रोफैराड। दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ऐसा कॉम्बिनेशन दिया गया है, अब इसमें से कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सपोज इसको नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। ये इधर नाम दे देंगे C और ये वाला पॉइंट को D। इसको देखने में कैसा होगा, ये वाला, इसको बनाते हैं, ये A और D दोनों सेम टर्मिनल में है, A और D। A और D को क्या है, A और D दोनों सेम टर्मिनल में, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। तो अभी इधर क्या आएगा C, A टू C के बीच में क्या है, A टू C के बीच में एक कैपेसिटर है। सपोज ये कैपेसिटर ये है, इसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड A टू C के बीच में। तो ये पॉइंट C दे रहे हैं, सपोज A टू C के बीच में 3 माइक्रोफैराड। C टू D के बीच में क्या है 3 माइक्रोफैराड। C टू D के बीच में कितना दिया गया है, C और D के बीच में कितना है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। और क्या दिया गया है D और B के बीच में, D और B के बीच में कितना है, C और B पॉइंट क्या है कनेक्टेड है। तो C पॉइंट और B पॉइंट दोनों ही क्या होगा सेम होगा। और C और D और B के बीच में कितना है 5 माइक्रोफैराड। तो D और B के बीच में कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। और B और Y के बीच में कितना है, ये X टू A था, B और Y के बीच में कितना है 10 माइक्रोफैराड। तो ये कॉम्बिनेशन देखने में ऐसा होगा। तो ये देख कैसा है कि A, इधर इस पॉइंट को C और D नाम दे रहे हैं, A और D सेम पॉइंट हो जा रहा है और C और B एक पॉइंट हो जा रहा है।
ए और बी के बीच में कितना है, ए और सी के बीच में कितना है, पहले 2 माइक्रोफैराड। सी और डी के बीच में कितना है, सी और डी के बीच में है 3 माइक्रोफैराड। डी और बी के बीच में कितना है, 5 माइक्रोफैराड। तो ये कम्बिनेशन इसके इक्विवेलेंट कम्बिनेशन है। इसके बाद तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, और ये किस में है, सीरीज में है। तो पहले पैरेलल में निकालने के लिए क्या होगा, इसका पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ऐड होने पर ये कितना मिलेगा, 2 5 7 7 3 10। इसका वैल्यू आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड, और ये कितना है, 10 माइक्रोफैराड। और ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में होने के कारण 2 10 1/10 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/c। इसका क्या आएगा, 2/10 2/10 मतलब 2 1 2 5 दैट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। ये आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका कॉमन स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है, ये वाला। इसका बाद में रेजिस्टेंस चैप्टर में भी ये फिर से आएगा। तो ये देखने में कैसा होता है, इसको ऐसे बना लेंगे स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर में। पहले ये है ए पॉइंट, और ए पॉइंट, और ये पॉइंट है सी पॉइंट। अब इधर से ब्रेक कर देंगे ये ये ये। इधर से एक कैपेसिटेंस इधर, एक कैपेसिटेंस इधर, एक कैपेसिटेंस इधर, एक कैपेसिटेंस इधर, और एक बीच में एक कैपेसिटेंस ऐसा। तो टू बी ए टू बी कितना है, ए से बी तक कितना है, C1 है। इधर कितना दे रहे हैं, C1। बी से ए से डी, ए से डी, तो ए से डी ये कितना दिया गया है, C3 दिया गया है। फिर कितना दिया है, बी से डी, बी से डी कितना दिया है, C3, तो ये C3 इधर बैठा रहे हैं। फिर क्या दिया है, बी से सी, ये पॉइंट्स क्या है, ज्वाइंट हो रहा है बी से सी। बी से सी कितना दिया गया है, C2, तो इधर कितना बैठा रहे हैं, C2। फिर कितना दिया है, डी से सी, डी से सी कितना दिया है, C5। तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ये एक ही है। बी टू डी में ये कैपेसिटेंस कितना है, C5 है, C3 है। बाकी पता ही चल रहा है, ये टू बी C1, ये C2, ये दे और ये दे कॉमन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में आ जाता है। इस स्ट्रक्चर का एक नियम है, और इसमें और एक वैल्यू दिया गया है कि सबका वैल्यू कितना दिया है, 10 माइक्रोफेराड दिया है। तो इसमें से जो नियम है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है, व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज, जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब उसका क्या रेशियो होता है। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है, C1/C2 is always equal to C4 C3/C5, this by this equal to this by this। अगर ये रेशियो सेम हो जाता है तो ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ए टू डी में कितना है, ए टू डी में C4 है, ये C4 होगा। तो ये ब्रिज क्या हो जाएगा, C4/C5, C1/C2 इक्वल C4/C5। तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है, तो ब्रिज जब बैलेंस होगा तब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाता है। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाने पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन क्या होगा, अभी इसमें से सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन इसमें से अभी क्या हो जाएगा, ए और सी, इसमें से जो बीच वाला जो था वो वाला भी नहीं रहेगा, बीच वाला नहीं रहेगा। अब हम लोग को क्या बताया, सबको कितना दिया गया, 10 माइक्रोफैराड। यहाँ पर भी 10 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी 10 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी कितना दिया, 10 माइक्रोफैराड। ये दोनों किस में, सीरीज, ये दोनों सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/10 प्लस 1/10। इसमें से कितना ले रहे हैं, इसको सपोज कितना नाम दिया गया, C1 C2, इसको C1 C2, और इसको क्या दिया गया, C4 C5। तो C1/C12, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में होने के कारण कितना होगा, 1/10/1/10 दैट इज 2 1 जा 2 5 जा। तो C12 का वैल्यू कितना होगा, C12 का वैल्यू होगा 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड होगा। जो C4 और 5 का भी सेम ही होगा, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो ये C4 5 का भी वैल्यू उतना ही होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों किस कनेक्शन में है, ये दोनों भी किस कनेक्शन में, सीरीज। ये दोनों ऊपर वाला सीरीज में था, ये दोनों सीरीज में था, लेकिन अब दोनों इस किस कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। और पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। C4 5 दैट इज 5 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर ये होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 का 5 और 5 का 6 क्या है कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों किस में रहेगा सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये तीनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये तीनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो सीरीज का क्या है, हमें पता है ये क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें से कितना मिलेगा, C1 C2 दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो सी का वैल्यू क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये वैल्यू इसके समान भी होगा क्योंकि दोनों ही C1 C2 है, तो इसका इक्विवेलेंट भी क्या होगा, C होगा। और ये तीनों किस में, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिख रहे हैं, सपोज इसको 1 2 दे रहे हैं, तो ये 1 2 हो रहा है, 1 2 के कारण ये हो रहा है, इधर भी 1 2 के कारण हो रहा है। तो नेट कैपेसिटेंस जो होगा उसको C से दे रहे हैं, और तीनों ही किस में कनेक्शन में, पैरेलल में, C12 C3 प्लस C12। तो नेट वैल्यू कितना मिला, C12 के लिए C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C3 के लिए C3, और C12 के लिए C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये दोनों प्लस होने के बाद कितना मिलेगा, 2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इसका वैल्यू होगा। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये क्या है, ये तीनों ही एक साथ सीरीज में है। तो पहले इसका पैरेलल का निकाल देंगे, 2 5 3 2 5, 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो फिर 5 5 एंड दिस इज 7, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन करके ये निकाल लेंगे। ये वाला होमवर्क है, ये तुम लोग देख लेना। अभी तक इतना ही कराएंगे, इसके बाद पार्ट बी में कराएंगे, पार्ट बी में इसके बाद वाला कराएंगे, और इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स पार्ट बी में कराएंगे।